हे गाइस, दिस इज डॉक्टर आशीष साहू, JR1 एनेस्थीसिया IMS BHU, और मेरे साथ हैं डॉक्टर सुनो, JR1 रेडिएशन ऑन्कोलॉजी IMS BHU। और आज हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि BHU में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की रेसिडेंसी कैसी है, जिससे व्यूअर्स को, स्पेशली जो नीट PG एस्पिरेंट्स हैं, अभी काउंसलिंग शुरू होने वाली है, उनको कुछ आइडिया हो जाएगा कि BHU में यहाँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की रेसिडेंसी कैसी है। उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि चूज करना चाहिए कि नहीं चूज करना चाहिए, कि अदर ऑप्शन भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो सबसे पहले वेलकम सुनो। बिल्कुल वेलकम और थैंक यू आशीष, ये मौका मिल रहा है कि ऐसे एक जगह पे कुछ बोलने का कि जिससे जो जूनियर्स जो आने वाले हैं उनको डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि आपका रैंक कितना था लास्ट ईयर नीट PG 2023 में, ताकि एक आइडिया लग जाए कि कितने रैंक पे यहाँ पे मिलता है अप्रॉक्स। देखो, मेरा रैंक था 39040 SC कैटेगरी में। मेरे रैंक में, मेरे कैटेगरी में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मिल रहा था। अब हर साल की तरह जो है अप्स एंड डाउन्स रहती ही हैं। जैसे राउंड 1 में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मेरे रैंक में मिल रहा था, और उसके बाद जो दूसरे ब्रांचेस जो रहते हैं, ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मुझे लगता है किसी भी कैटेगरी में एक बॉर्डर लाइन ब्रांच है जो क्लिनिक्स नॉन क्लिनिक्स के बीच में जो है वो लिंगर करती है। तो जैसे मेरे ही राउंड 2 में जैसे एनेस्थीसियोलॉजी जो डॉक्टर आशीष का सब्जेक्ट है, वो जैसे ऑल इंडिया के दूसरे उसमें अवेलेबल था और मिल भी रहे थे स्टूडेंट्स को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सुनो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी क्यों चूज किया। मतलब अभी आप जैसे बोल रहे थे कि आपकी रैंक पे फर्स्ट या सेकंड राउंड जो भी था उसमें एनेस्थीसिया भी मिल रहा था और कुछ लोग ENT भी चूज करते हैं। तो फिर ये ब्रांचेस, ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजी क्यों चूज किया, और काउंसलिंग में जब आप अपने प्रेफरेंस डाल रहे थे तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के अलावा आपकी और क्या क्या प्रेफरेंस थी वहाँ पे? देखिए, ये मैं मानता हूँ कि हर पर्सन टू पर्सन पर्सपेक्टिव ये अलग होगा। किसी को कोई एक ब्रांच चाहिए ही चाहिए, किसी को कोई एक ब्रांच बिल्कुल नहीं पसंद, नहीं ले सकता, जिंदगी नहीं बिता सकता, जो मैं बिलीव करता हूँ कि ये बिल्कुल ही गलत बात है। बीइंग अ डॉक्टर यू आर मोर फ्लेक्सिबल देन 90% ऑफ योर सोसाइटी के जो लोग दिखते हैं। तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी क्यों? रेडिएशन ऑन्कोलॉजी वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि आई केम टू अ मीटिंग पॉइंट। एक कॉम्प्रोमाइज कह सकते हो, किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज होगा, किसी के लिए ये इंटेलिजेंट चॉइस होगा। जो कहते हैं इंटेलिजेंट चॉइस, मुझे लगा यही, क्योंकि मैंने मेरे पोस्ट MBBS के बाद इंटर्नशिप मेरा बहुत ही हेक्टिक बीता है। तो जो वेस्ट बंगाल के स्टेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वहाँ पे जो कर रहे हैं उनको पता होगा। तो उसके बाद मैंने 6 मंथ जनरल मेडिसिन में हाउस जॉब किया है, वो मेरे होम टाउन के मेडिकल कॉलेज में मैंने किया था। तो वो करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा था कि द प्लेस फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी या इन ओवरऑल ऑन्कोलॉजी इज मतलब बहुत ही पीछे चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर नॉट मेनी फैसिलिटीज अवेलेबल। अगर अपकमिंग फैसिलिटीज आ भी रही हैं तो शायद वहाँ पे कुछ लैकिंग्स हैं और डॉक्टर्स अवेलेबल ज्यादा है नहीं। तो कीपिंग इन माइंड वो वाला पार्ट, एंड सेकेंड एंड द फॉरमोस्ट थिंग कि मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक स्कोप दिख रहा था। एंड oncology itself is very appealing to people who want to care for their patients and जिनको अवेयरनेस करना है, जिनको समझाना है और ऊपर से उनको ट्रीट भी करना है, एंड यू गेट टू वर्क विद मशीन्स। सो मैंने पिछले राउंड्स के, पिछले साल के जितने भी है रैंक शीट्स जो है, रिजल्ट्स देखे, फिर जो कोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब मैंने जज किए, एंड आई मेड एन इन्फॉर्म्ड एंड डिसीजन, और जो मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता हूँ। एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस इन माय लाइफ टू टेक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। अब इसके साइड में जो मेरे ब्रांचेस थे, जैसे मैं पहले रैंक पे बता चुका हूँ, सर्जिकल ब्रांचेस से शायद मेरी थोड़ी एक डिस्टेंस हो गया था मैं मेरे इंटर्नशिप के टाइम। एंड वो अब ये नहीं है कि बिल्कुल ही एक नो था, लेकिन मुझे अगर प्रेफरेंस मिलता तो मैं मेडिकल ब्रांचेस ही लेता, सर्जिकल ब्रांचेस छोड़ के। और इसीलिए एक कारण ये भी है कि एनेस्थीसियोलॉजी भी वहाँ पे मैं स्किप कर गया था। तो इसी के चलते मैंने रेडिएशन ऑन्कोलॉजी लिया है, वो मेरा एकमात्र चॉइस था इन ऑल द राउंड्स। एंड आई एम सुपर हैप्पी बिकॉज मुझे उतना लोड लेना ही नहीं पड़ा कि दूसरे कॉलेजेस रखो, दूसरे ब्रांचेस रखो, उनको वापस ऑर्डर में करो। मेरा जो ऑर्डर था वो बिल्कुल स्ट्रेट एंड फाइन था, तो मैं वो करके आगे बढ़ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि ठीक है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी आपने चूज कर लिया था, तो IMS BHU क्यों चूज किया? क्योंकि अदर कॉलेजेस भी हैं आपके पास ऑप्शन में। बिल्कुल। यूजुअली मैंने देखा है, जितने भी लोगों से क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादातर लोग का जो आंसर रहता है वो यही रहता है कि बॉन्ड नहीं है। ये ज़्यादातर लोगों का प्रेफरेंस रहता है कि बॉन्ड हमको नहीं चाहिए। तो ठीक है, वो एक रीज़न मुझे लगता है कि आपके भी उसमें होगा।
बाकी भी रीजंस पे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में ऐसे और भी कॉलेजेस रहते हैं जहाँ पे बॉन्ड नहीं रहता है, वो क्यों चूज नहीं किया, IMS BHU क्यों चूज किया? और इसी के साथ एक और क्वेश्चन रहेगा कि आपके स्टेट में, वेस्ट बंगाल में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जरूर, ठीक है, वहाँ से आपने क्यों चूज नहीं किया? देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कि IMS BHU क्यों, इसके रीजंस मैनी है। पहला जो रीजन है कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जब भी आप एक डिग्री ले रहे हैं, उसका जो टैग रहता है, उसका वैल्यू कुछ भी हो, अगर 10% 20% भी हो, वो ज्यादा रहता है। सेकेंड, गिवन द फैक्ट दैट यहाँ की स्टाइपेंड एकदम सेंट्रल स्केल पे है, विच इज कंपेयर ही नहीं कर सकता मैं, मेरे स्टेट से तो कंपेरेबल ही नहीं है। और तीसरा ये कारण है कि एक जगह पे आना है जहाँ पे हमारा जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो ब्रांच है, यहाँ पे आप ये मशीन डिपेंडेंट है टू सम एक्सटेंट। यहाँ पे फिजिशियंस डिस्क्रिप्शन है, फिजिशियंस चॉइस है, लेकिन जो ट्रीटमेंट आप डिलीवर करेंगे उस पे आपको वर्किंग हाई क्वालिटी एंड ऑब्वियसली एक्सपेंसिव मशीनरी रिक्वायर्ड है। तो जब आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के लिए आप कॉलेजेस चॉइस कीजिए, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। और सिर्फ फैसिलिटीज अवेलेबल होने से ही नहीं होगा, दोस हैव टू बी इन अ वर्किंग कंडीशन। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे ले लिए जहाँ पे आप सुन रहे हैं कि ये वाला मशीन है, आप जाके देख रहे हैं कि हाँ मशीन है, लेकिन वो पैक्ड कंडीशन में है, उससे कोई फायदा है नहीं। जैसे एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के लिए उनका जो वर्क स्टेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए जो वर्किंग रेडिएशन मशीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए BHU है, BHU डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इज अ बिग नेम इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। इंडिया के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो सोसाइटी है या जो सर्कल है, वहाँ पे आप अगर देखेंगे BHU कैरीज अ बिग नेम। तो वो भी एक कारण था कि BHU आना था। अब जब मैं कंपेयर करता हूँ मेरे स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस में, जैसे मेडिकल कॉलेज कैलकाटा, NRS मेडिकल कॉलेज, RGKR मेडिकल कॉलेज, IPG-MER, these are premier institutions in my state, and most of these institutions have a working line and they are also doing wonders. मैं ये बात बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूँगा, लेकिन बीइंग अपार्ट फ्रॉम माय ओन स्टेट, मैंने अपने, मेरा MBBS था बर्धमान मेडिकल कॉलेज से, जो एक स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 50 years old। मुझे ये लगा कि 3 years जो बॉन्ड सर्विस है, बीइंग अगर मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी परस्यू कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरा एक ही डिफिकल्टी ये हो सकता है कि आई एम नॉट कंफर्म्ड ऑफ माय सीनियर रेसिडेंटशिप इन एनी मेडिकल कॉलेज इन कैलकाटा और एनीवेयर एल्स। तो ये जो है लास्ट टाइम तो ये मार्क्स बेसिस पे हुआ है। नाउ आई कांट बी श्योर कि मैं जहाँ पे जाऊंगा वहाँ पे मुझे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे डिपार्टमेंट हो, मैं बस OPT बेसिस पे पेशेंट्स देखता हूँ, एंड कीमोथेरेपी विच इज well established and practiced by radiation oncologists all over India। तो ये सिर्फ करने के लिए रेडिएशन ऑन्कोलॉजी लेना नहीं, you have to practice what you are learning, वरना वापस you will get to the same ground zero और आपको वापस नए से शुरू करना होगा। तो सीनियर रेसिडेंटशिप जहाँ पे इम्पोर्टेंट जरूर है, तो उस जगह पे भी ये है कि जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ मैं सीख पाऊँ, मेरे लिए ऑप्शंस ओपन रहेंगे। तो यही मेरे पास थे, और मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही था कि मैं अगर अपने स्टेट के बाहर जा रहा हूँ तो मैं नॉन बॉन्डेड कॉलेज में ही जाऊंगा, वरना मैं नहीं जा रहा हूँ। एंड स्पीकिंग ऑफ नॉन बॉन्डेड कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी नॉन बॉन्डेड कॉलेजेस हैं जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में पहले भी पिछले साल स्किप हो गए थे, हमने भी स्किप किया है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लीनियर एक्सीलरेटर जो है कुछ कॉलेजेस में वर्किंग नहीं थी, कुछ कॉलेजेस में आए थे लेकिन शुरू नहीं हुए हैं, अभी उन कॉलेजेस में भी शुरू हुए हैं। तो आप जब भी कोई रैंकिंग बना रहे हैं या लिस्ट बना रहे हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में, सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा, मैं यही बोलूंगा, इस साल की काउंसलिंग शुरू होने वाली है, कि आप उस कॉलेज के रेसिडेंट्स को कॉल कीजिए। यू टेक नो रिस्क, यू डोंट बिलीव एनीवन, यू कॉल देयर रेसिडेंट्स, आपको नंबर मिलने ही वाले हैं। आप अगर थोड़ा सा भी कोशिश कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इतने ग्रुप्स हैं, आपको कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। आप फोन कीजिए उनको, उनसे फेस टू फेस बात कीजिए, कभी ना कभी उनका वक्त निकलेगा ही, वीकेंड हो, वीकडेज हो, कभी, एंड नो वन विल बी रूड टू यू। जूनियर्स आर ऑलवेज, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर फॉर एनी JR1 कि कोई जूनियर इंटरेस्टेड है उस ब्रांच में, उस कॉलेज में आने के लिए। तो आप बात कीजिए खुद से, समझिए, जानिए क्या करना है, देन यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, क्योंकि इस सब्जेक्ट के बारे में MBBS लाइफ में कोई एक्सपोजर नहीं रहता, और इसीलिए मुझे भी उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है।
जो अभी आपने कहा कि एमबीबीएस लाइफ में उतना एक्सपोजर नहीं होता है। बिल्कुल नहीं रहता है। अपने इंटर्नशिप में हम लोग सिर्फ कुछ रेफरेंस लेके जाते थे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, उसके अलावा कुछ भी एक्सपोजर नहीं था। इंटर्न पोस्टिंग भी नहीं है। मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मेरे कॉलेज में और इस कॉलेज में भी बहुतों को पता ही नहीं है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है कहाँ। मुझे भी नहीं पता। दिस इज नॉट मतलब ये हंसने वाली बात है नहीं कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे कहीं पे भी कोई डायग्नोसिस एक बार बन जाता है कि कैंसर है, तो उसके बाद कोट अनकोट आपको वहीं पे रेफरेंस डालना पड़ता है या वहीं पे भी पेशेंट को भेजना पड़ता है। सो ये है कि अवेयरनेस हमारे बीच में ही नहीं है, तो हम नॉर्मल लोगों में कैसे एक्सपेक्ट करें। दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज विच वी फेस ऑन अ डे टू डे बेसिस कि अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस लाना पड़ेगा लोगों में, तब जाके ये जो है लोग और सरफेस आउट होंगे, ट्रीटमेंट और बेहतर होगी। अब आते हैं यहाँ के रेसिडेंसी वाले क्वेश्चंस पे कि यहाँ की रेसिडेंसी कैसी है। तो आपकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती है? जैसे कि मेरे ख्याल से ओपीडी लगती होगी, वार्ड लगती होगी, इमरजेंसी वगैरह का मुझे कुछ आइडिया उतना है नहीं, तो आप बताइए कि आपकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती है और आप कितने कितने घंटे वहाँ पे काम करते हैं एज अ JR1? देखिए, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट इसका जो है काम करने के अलग अलग फ्रंट्स है। जैसे ठीक कहा है कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी है, वार्ड है, और उसके साथ है लाइनर, जो यहाँ हमारा जो लीनियर एक्सीलरेटर है उस पे ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। जो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी है वो हम लीनियर एक्सीलरेटर से डिलीवर करते हैं। तो लाइनर एक अलग सा एक बिल्डिंग है, उसके अंदर जो है अलग वर्किंग प्लेस है, वर्किंग एनवायरनमेंट वो अलग है, और बाकी जो मशीन्स है वो हमारे जो डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है उसके अंदर ही अवेलेबल है। हमारे पास ब्रेकीथेरेपी का एक मशीन है और उसके साथ एक कोबाल्ट मशीन भी है, टेलीकोबाल्ट मशीन, जो वर्किंग कंडीशन में है। तो आपकी पोस्टिंग जैसे है, देखिए JR1 रेसिडेंसी ये जो है ये एक कंपैरेटिव टर्म है, ये एक वेरिएबल टर्म कि आपको ये समझना पड़ेगा कि सबके लिए ये सेम नहीं होगा और सबको सेम लगेगा भी नहीं। वर्किंग आवर्स ऐसे हैं कि JR1 का वर्किंग आवर सुबह 7:30 AM को शुरू हो जाता है एंड यू रीच बाय दैट टाइम एंड यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क क्या है, पहले आपको आपके वार्ड के जो पेशेंट्स हैं उनका राउंड्स लेना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कोई इशू है कि नहीं, मेजर प्रॉब्लम है कि नहीं, एंड देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटायर डे। जैसे किसी को अगर यूनिट पोस्टिंग मिली है तो यूनिट स्पेसिफिक कुछ काम रहते हैं। वार्ड पोस्टिंग किसी को मिलती है, जैसे मुझे 8 महीने की वार्ड पोस्टिंग थी मेरी पहले साल, तो मैं वार्ड में ही मोस्टली टाइम स्पेंड किया हूँ। एंड यूनिट स्पेसिफिक जिनकी पोस्टिंग्स होती है वो यूनिट स्पेसिफिक काम करते हैं, क्योंकि हमारे जो पेशेंट्स है, एक ओपीडी डे होता है, एक होता है फॉलो अप डे। फॉलो अप डे में हम वो पेशेंट्स देखते हैं जो ऑलरेडी ऑन ट्रीटमेंट है रेडिएशन पे। ओपीडी का डे के बाद ही फॉलो अप डे वो होता है, और उसके बाद होता है ओटी डे। ओटी डे मतलब ये स्पेसिफिक कुछ नहीं है, ओटी हमारे पास भी एक ओटी भी है। हम लोग ब्रेकीथेरेपी जो प्रैक्टिस करते हैं मोस्टली वो एक ऑपरेटिव प्रोसीड्योर ही है। और उसके बाद एक डे आता है प्लानिंग डे। प्लानिंग डे में हम उन पेशेंट्स को बुलाते हैं जिनका हम रेडिएशन ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं, और उनका जो है वो प्रोसेस हम शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच है। कोई भी पेशेंट्स आता है ओपीडी में, उसकी फाइल बनती है, फाइल मोस्टली JR1 बनाते हैं, क्योंकि वहीं पे हम लोगों को ये सीखने को भी मिलता है कि डिफरेंट जो केसेस आते हैं डिफरेंट एरियाज से, तो उनकी आप हिस्ट्री कैसे लें, उनका क्या क्या आप एग्जामिनेशन करके आप प्रोसेस करें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पेशेंट को एक बायोप्सी आ जाता है या फिर CCT या MRI में आ जाता है कि लाइकली नियोप्लास्टिक, या बायोप्सी में आ जाता है कि डेफिनेटली नियोप्लास्टिक, तब पेशेंट हमारे पास आ जाता है। तो फाइल जो ये है ये एक रिकॉर्ड सिस्टम है जो यहाँ पे JR1 बनाते हैं, और वो फाइल देख के यही होता है कि आसानी हो जाती है कि पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किस तरह चल रहा है, किस तरफ जा रहा है, तो ये आपको समझ में आ जाता है। तो वर्किंग आवर्स आप पकड़ लीजिए 12 to 14 आवर्स इफ देयर इज पेशेंट लोड व्हिच इज देयर इन BHU, एंड दिस इज अ वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ JR1 हियर कि आपको प्लेंटी ऑफ केसेस मिलते हैं, आप देखते हैं। जितने ज्यादा आप कॉमन केसेस देखेंगे उतने ही ज्यादा आप अनकॉमन केसेस भी देखें, क्योंकि अलग अलग जगह से रेफर होके आते हैं यहाँ पे, तब आपको ये देखने को मिलता है और आपको सीखने को भी बहुत मिलता है। और एवरी डे यू विल हैव प्लेंटी ऑफ पेशेंट्स टू डू योर क्लिनिकल नॉलेज, आपका जो क्लिनिकल एक्यूमेन है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। और एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी वार्ड इज मोर और लेस सिमिलर टू एनी मेडिसिन वार्ड। हमारे यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं विद ऑल द कंप्लेंट्स, ऑल द बेसिक कंप्लेंट्स, इन्फेक्शंस हो गए, आपका कोई पैनसाइटोपिनिया का पेशेंट हो गया, कुछ भी हो, आपको वैसे ही डील करना है, वैसे ही ट्रीट करना है, कीपिंग इन माइंड कि ये कैंसर पेशेंट्स है। तो और जैसे इमरजेंसीज की जैसे बात की आशीष ने, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इमरजेंसीज आर अ बिट डिफरेंट।
मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन इज अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इमरजेंसी। तो ये नॉर्मल इमरजेंसी सिचुएशंस के जैसे नहीं है कि जैसे किसी को एमआई हो गया या एक सीबीए हो गया या किसी को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लेके हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, विच वी नो कि कैसे जो है हम भी मैनेज करते हैं, लेकिन ये उनसे थोड़ा अलग है, तो इनका मैनेजमेंट भी थोड़ा अलग है। तो फॉड से आपको इमरजेंसीज डे टू डे बेसिस में नहीं देखने को मिलेंगी, विच इज अ गुड साइन। अगर देखने को मिल गई तो यू विल बी इन अ वेरी हेक्टिक वे, इन्वॉल्व होना पड़ेगा उनमें आपको। तो इमरजेंसीज वैसे नहीं रहती है। एंड रिगार्डिंग रेफरेंसेस, हाँ रेफरेंसेस देखने जाना पड़ता है, हर दिन आपको रेफरेंसेस आएंगे दूसरे जो है डिपार्टमेंट से, और आप भी रेफरेंसेस भेजेंगे, वो अटेंड होंगे, तो वैसे ही दिन बीत जाता है। यू विल गेट योर फ्री टाइम, बिकॉज ऐसा नहीं है सबको दिन में 24 घंटे ही मिल रहे हैं, तो आप उसको कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर आपका पूरा है। तो रेसिडेंसी हर जगह पे जो है हेक्टिक, मोर और लेस आपको इक्विवेलेंट ही लगेगा, ये लेके आप बिल्कुल मत सोचिए। और ये भी मत सोचिए कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ले लिए तो बिल्कुल केयर फ्री एक JR1 शिप बीतेगा, क्योंकि आप अगर यहाँ मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं पे जाके आपको फिर इसका भुगतान देना ही पड़ेगा। तो अगर मैं पूछूं, यूजुअली मैं सबको पूछता हूँ कि ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 कितना हेक्टिक है, एक रेफरेंस मैं बता देता हूँ कि जैसे डर्मा वाले बोल रहे थे कि 4 के आसपास है, ऑप्थेल वाले बोल रहे थे कि 4 to 6 के आसपास है, तो उसके कंपैरिजन में कितना हो सकता है अप्रॉक्स? तो इसमें एक रेफरेंस देना यहाँ भी जरूरी है कि कौन कितना वर्कलोड देख गया है। तो बीइंग फ्रॉम वेयर आई एम, मैं ये बोल दे रहा हूँ, आवर इंटर्नशिप वाज वन ऑफ द हेक्टिक इंटर्नशिप जो हो सकता है। 18 आवर्स, 24 आवर्स, 36 आवर्स भी काम किया हूँ। तो कंपेयरिंग टू दैट मुझे यहाँ पे वर्कलोड उतना ज्यादा लगता है नहीं, बट स्टिल आई वुड रेट इट अराउंड 6 to 7, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हियर आर मच मोर, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके काम करना होगा एंड यू विल हैव टू रिपोर्ट देम टाइम टू टाइम। यहाँ पे क्लासेस का क्या है, क्लासेस लगती हैं, क्या होता है? जरूर। Another main reason to take BHU was its academics. BHU has always been known for its academics, be it IMS और अगर आप जनरल यूनिवर्सिटी की भी बात करें तो BHU में जो हमारे यहाँ पे एकेडमिक शेड्यूल है वो एकेडमिक कैलेंडर बनता है। एवरी मंथली एकेडमिक शेड्यूल आपको मिल जाएगा। एकेडमिक शेड्यूल्स में आपके सेमिनार्स होंगे, आपके केस प्रेजेंटेशंस रहेंगे, जर्नल क्लब्स रहेंगे, और उसके साथ जो है क्लिनिकल सोसाइटी जो मीटिंग होती है हमारे IMS BHU में दूसरे डिपार्टमेंट से इंक्लूड करके, वो भी रहते हैं। तो जनरली ऐसा एक बोल दे सकता हूँ कि मैं सेमिनार्स मंडे को रहते हैं, ट्यूसडेज करके तो क्लिनिकल सोसाइटी मीटिंग्स रहती है, फिर वेडनेसडे करके हमारा कोई अगर केस प्रेजेंटेशंस हो या जर्नल क्लब्स, तो मोस्टली हम लोग वीकली 2 to 3 सेमिनार्स और 1 to 2 आपका जर्नल क्लब्स या वो तो देख ही लेते हैं केस प्रेजेंटेशंस। तो क्लासेस आपको वीकली 5 डेज में तो आपको 3 to 4 डेज क्लासेस दिखेंगी। 4 डेज क्लासेस आर मस्ट, एंड सेमिनार्स प्रेजेंट करते हैं JRs, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे सब फैकल्टीज आते हैं वहाँ पे अटेंड करते हैं, हम लोगों को बोलते हैं, दे आस्क अस क्वेश्चंस एंड वी आर आल्सो करेक्टेड एंड रेक्टिफाइड बाय देम। So it's a win-win situation in case of academics and classes. Absolutely wonderful atmosphere. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपको क्या लगता है कि यहाँ IMS BHU में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में क्या क्या प्लस पॉइंट हैं, या बोला जाए क्या क्या गुड पॉइंट्स हैं और क्या क्या नॉट सो गुड पॉइंट्स हैं? देखिए, प्लस पॉइंट्स तो मैं जो पॉइंट्स इतने टाइम से बोलते आ रहा हूँ वो सब तो ऐड हो ही जाएंगे। जैसे आपका हो गया IMS BHU लेने के कारण भी है नॉन बॉन्डेड, गुड स्टाइपेंड, आपका जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप पढ़ पा रहे हैं, गुड एकेडमिक्स इज अ प्लस पॉइंट, अच्छा प्लस पॉइंट है। और उसके साथ एक वर्किंग लीनियर एक्सीलरेटर है, हमारे पास एक वर्किंग टेलीकोबाल्ट है, और ब्रेकीथेरेपी जो है, ब्रेकीथेरेपी हम लोग यहाँ वाइडली प्रैक्टिस करते हैं, विच इज नॉट अवेलेबल इन मेनी सेंटर्स इन इंडिया। और उसके साथ जो है यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे एक एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं, कुछ आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी पेपर पब्लिश हो, कुछ भी हो, वो लेके अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप वो कर पाएंगे। सी एट द एंड ऑफ द डे इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो कितना एकेडमिकली इंक्लाइंड है या फिर कितना क्लिनिकली इंक्लाइंड है या फिर क्या करना चाहता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल अगर दूं तो पेशेंट्स देखना मुझे हमेशा ही पसंद है, तो यहाँ पे जितना पेशेंट फ्लो है आई एंजॉय कि पेशेंट इंटरेक्शन हो रहा है, नए नए पेशेंट देख रहे हैं, अलग अलग मैं चीजें देख रहा हूँ, अलग अलग चीजें सीख रहा हूँ, हर दिन मैं सीख रहा हूँ, मेरे पेशेंट से सीख रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पेशेंट फ्लो इज ह्यूज, और दूसरे डिपार्टमेंट से भी उतने ही आते रहते हैं। माइनस पॉइंट्स अगर कुछ होंगे, माइनस पॉइंट्स ये है कि
कहीं भी आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाइएगा, आपको लगेगा कि इससे भी तो बेहतर कुछ है, जैसे आपके मशीन्स हो गए, जैसे आपका जो है, लेकिन वहाँ पे एक इकोनॉमिक बैरियर आता है। तो ये हमेशा ही लगेगा, हर डिपार्टमेंट में लगता है और मुझे भी लगता है कि इससे शायद और भी बेहतर किया जा सकता था, और भी शायद नए मशीन्स आ सकते थे जिनको देख के हम और भी अच्छा शायद कुछ कर पा सकते हैं। बट आई डोंट थिंक दैट इज अ बहुत प्रॉमिसिंग कुछ एक माइनस पॉइंट होगा। और हाँ, एक जो है मैं फील करता हूँ कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी इज हियर व्हिच इज वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वी वर्क विद देम सिंक्रोनसली ब्यूटीफुली। लेकिन मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो है वो एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो बीएचयू में नहीं है। कीपिंग इन माइंड कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यहाँ पे कीमोथेरेपी प्रैक्टिस करता है एंड टू सम एक्सटेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एज वेल, बट हैविंग अ डेडिकेटेड सेपरेट मेडिकल ऑन्कोलॉजी वुड हैव कवर्ड एवरीथिंग। जो हमारा लैकिंग रह जाता है रिगार्डिंग न्यू जो थेरेपीज है, इट इज अ ब्रांच व्हिच इज कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग। आपको हर दिन इंटरनेट पे नए कुछ ना कुछ पेपर मिल ही जाएंगे, कोई ना कोई नया स्टडी चल ही रहा है जिसमें आप भी पार्ट होंगे, पहले बीएचयू भी पार्ट बना है। तो यही है कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी अगर रहता तो हमें लगता है कि टोटल एक नॉलेज जो है, स्फीयर ऑफ नॉलेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई एम नॉट टेलिंग इट इज इनकम्प्लीट, लेकिन ये बोल सकते हैं कि स्फीयर का जो अभी का रेडियस है वो और इंक्रीज हो जाता नॉलेज का, अगर मेडिकल ऑन्कोलॉजी एक डेडिकेटेड रहता और एक ऑनको आईसीयू। हम ये मानते हैं कि आईसीयू में जो पेशेंट्स जाने हैं उनको जो है वो जगह शायद यहाँ नहीं मिलती है, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, लेकिन एक ऑनको आईसीयू भी यहाँ पे होता तो थिंग्स वुड हैव मच बेटर। इसी में मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि जो अलग अलग ब्रांच के डॉक्टर्स रहते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, उनका जो पेशेंट को ट्रीट करने का माइंडसेट थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँगा, जैसे हमारा माइंडसेट क्या है कि हम पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट करते हैं, पेशेंट को ओटी के अंदर अपने मैनेज करते हैं, पोस्ट ऑप में पेशेंट अगर ठीक रहता है हमारा काम वहाँ तक खत्म हो जाता है। फिर आईसीयू के अंदर हमारा गोल ये रहता है कि हम पेशेंट को स्टेबल करके, बिल्कुल जो क्रिटिकली इल पेशेंट है उसको थोड़ा सा स्टेबल करके इतना ठीक कर सकें कि वो आईसीयू के बाहर वार्ड में मैनेज हो पाए, तो हमारा गोल वो रहता है। तो जब आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की प्रैक्टिस करते हो तो आपका माइंडसेट क्या रहता है, किस माइंडसेट के साथ आपको चलना पड़ता है? देखिए, व्हेन यू कम टू अ ब्रांच लाइक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, यू हैव टू एडमिट एंड एक्सेप्ट दैट थिंग्स आरंट क्योर। ऐसा नहीं है कि कोई क्योर है नहीं और ऐसा भी नहीं है कि फुल क्योर है। वी वर्क ऑन परसेंटेजेस एंड द चांसेस। तो हम लोग एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि वी ट्राई टू इंक्रीज द चांसेस फॉर आवर पेशेंट्स टू सर्वाइव। कुछ केसेस में जैसे यहाँ पे रेडिकल और पैलिएटिव इंटेंट आर लाइक टू पाथवेज। एक कहीं पे आके आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट फॉर अ रेडिकल क्यूरेटिव इंटेंट और अ पैलिएटिव इंटेंट। तब आपका जो है माइंडसेट दोनों तरफ अलग हो जाता है। फॉर पेशेंट हु इज गेटिंग अ क्यूरेटिव इंटेंट, यू विल प्रोसीड इन दैट पाथ। आप बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं वहाँ पे। आप ये कोशिश कर सकते हैं कि ये पेशेंट का जो है, हमने एक ऐसी जगह पे इस पेशेंट को इंटरवीन किया है जहाँ से हम इसको एक बहुत अच्छी जिंदगी जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कभी कभी। और जो पैलिएटिव इंटेंट के लिए जब एक पेशेंट बढ़ता है तो हमारा यही रहता है कि इनकी जिंदगी भी सुधारनी है, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे एक डेड एंड है। वो डेड एंड हमें दिखता है कि इनका जो है डेड एंड यहाँ पे है। तो ये जो है ये एक चेंजेस हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट हमारा पेशेंट की तरफ जो है वो माइंडसेट चेंज होता है। रिकरेंसेस आर अ ब्रेड एंड बटर पार्ट ऑफ आवर लिविंग। रिकरेंसेस पेशेंट्स को आते हैं, विच इज अ मतलब ये कह सकते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द ट्यूमर है। पैथोलॉजिकल जो ट्यूमर है वो उसकी आदत है। रिकरेंसेस आ सकते हैं। आपको पेशेंट दिखेंगे कि पैलिएटिव पेशेंट्स हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स आपके पास आएंगे, आप जानते हैं कि his lifespan is within 6 months. The disease has spread to every part of the body. You cannot cure it via anything. तो आपको पता है कि आप पैलिएटिव इंटेंट से ही उसके पास आगे बढ़ेंगे and you will give him 6 months. And sometimes we sit in OPDs expecting that this patient shows up at the next OPD date. हमने जब इनको बुलाया है, कभी कभी ये भी सोचते हैं कि ये पेशेंट अगली बार आ जाए, और अगर आ गया तो खुश हो जाते हैं कि चलो ये आ तो रहा है। तो ऐसी बात है कि आप यहाँ पे जब भी आप पेशेंट को ट्रीट करेंगे, आपको ये लगेगा कि पेशेंट बहुत सोशल लेवल पे स्टिग्मा फेस करके फिर एक कैंसर का ट्रीटमेंट कराने आता है अभी भी इंडिया में, विच इज वेरी सैड टू से। किसी के घर से ट्रीटमेंट नहीं कराने चाहते हैं, किसी के पास कोई कहता है कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, कोई कहता है कि मैं ट्रीटमेंट तो कराने आ जाऊंगा लेकिन मेरे घर के नजदीक कोई कैंसर ट्रीटमेंट का सेंटर नहीं, तो मुझे आना पड़ रहा है, 200-300 किलोमीटर दूर आना पड़ रहा है, और यहाँ पे रह के मुझे ट्रीटमेंट कराना भी उतना
फिजिबल पॉसिबल हो नहीं रहा। तो ये सब चैलेंजेस जब आप देखेंगे, यू विल बी एम्पैथेटिक टू योर पेशेंट्स, दिस विल कम टू यू नेचुरली। यहाँ पे ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, यू डोंट हैव टू टीच दिस टू एनीवन। तो माइंडसेट ऐसा ही रहता है कि अलग अलग चीजें हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील दैट दिस पेशेंट डिजर्व्स टू हैव अ गुड लाइफ एंड आई वांट टू गिव हिम दैट एंड आई शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग। तो थैंक यू सुनो। उम्मीद करता हूँ कि जो नीट पीजी एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के बारे में जो हमको नहीं पता होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमको नहीं पता होता है कि क्या है, कैसी है ब्रांच। और जैसे आप भी बता रहे थे कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस था रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, तो यही है कि देखने वालों को थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कैसा है, क्या है इसके अंदर, और फिर उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है एज अ रेसिडेंसी और एज अ करियर। तो थैंक यू सुनो। थैंक्स अ लॉट। एंड में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अच्छे से देखो, खुद को अच्छे से समझो, इतना वक्त मिल रहा है अब तो जैसे हमारे यहाँ पे किसी भी ईयर आप नीट पीजी दे दो तो 3-4-5 महीने तो आपको मिलने ही वाले हैं खुद को लेके सोचने के लिए। मेरे ख्याल से ये इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा बच्चों की सोचती है कि बच्चे आराम से सोच ले, बच्चे आराम से सोच ले, तुम एग्जाम दे दो, देने के बाद तुम्हारे पास बहुत वक्त है, आराम से डिसाइड कर लो कि तुमको कौन सी ब्रांच चाहिए। बिल्कुल घूमो पियो, गलत फैसला ना उठाओ। बिल्कुल नहीं, गलत फैसला नहीं लेना, इतना वक्त दिया है तुमको। तो यही है कि अभी एंजॉय कीजिए, काउंसलिंग जब आएगा आपका डिसीजन फर्म होना चाहिए और उस पर अड़े रहना है, एक अच्छा सा काउंसलिंग कीजिए, बस यही रहेगा। थैंक यू आशीष, मुझे यहाँ पे आज बुलाने के लिए बहुत मजा आया। थैंक यू, बाय।